वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती, मैं अपने यूट्यूब चैनल में सभी लोग का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप मेरी सारी वीडियोस को देख रहे हैं कि मैंने मैथ एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियो बनाई है और क्वेश्चन सभी स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूसली मैं उसको करा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं एक्सरसाइज कराऊंगी 5.1 यानी कि चैप्टर नया शुरू होगा, क्योंकि 4 पॉइंट में 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज थी। अब आएंगे आपकी 5.1। तो ठीक है, तो देखिए 5.1 का चैप्टर क्या है आपका यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, हिंदी में है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंट्रोडक्शन टू इंक्लूड इज ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम 5.1 एक्सरसाइज रहेगा। तो देखिए इसमें सारे मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बताऊंगी। अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो आप इसके लिए टेंशन ना रहिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी कि इस वीडियो में क्या बताया, किस तरीके से क्वेश्चन बताए गए हैं। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे आपको पहले, लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे इसको समझेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आ जाएगा। और सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1। ये न्यू एक्सरसाइज शुरू हो रही है, क्योंकि 4 वाली ख़त्म हो चुकी है, आपकी न्यू एक्सरसाइज शुरू हो रही है। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए हमारे चैप्टर का नाम हो गया, और हिंदी में से बोलते हैं यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय, यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। देखिए अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य हैं, कारण दीजिए। उस उत्तरों के लिए कारण दीजिए। देखिए इसमें क्या है, आपके 3 पॉइंट्स रहेंगे, तो वो सही है गलत है, 3 4 5 पॉइंट रहेंगे। तो वो क्या आपको उसमें देखना है कौन सही है कौन सा गलत है, लेकिन हमको कारण भी देना है, सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों देना है। ठीक है, तो वो कार्ड देंगे। तो सबसे पहला वाला पॉइंट आएंगे इसके पहले पॉइंट पर। देखिए पहला पॉइंट इसका क्या कह रहा है। पहला पॉइंट बोलता है कि एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अब एक चीज़ सुनिए, एक बिंदु है यानी कि एक पॉइंट लगा हुआ है, इससे केवल हम एक ही रेखा खींच सकते हैं? नहीं, हम एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसे ये ले लीजिए, ये इस तरीके से आप कितनी भी इसमें से खींच सकते हैं रेखा को। ठीक है, तो ये वाला आपका पहला वाला क्या हो गया, असत्य, यानी कि गलत। एक पॉइंट नहीं खींच सकते हैं हम, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न रेखाएं जा सकती हैं। देखिए एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये वाला आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सादा भाषा में लिखवाया, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया है, तो बच्चे देखने में दिक्कत आ जाए। अब इसी का सेकंड वाला देखिए, दूसरा वाला पॉइंट देखिए। दूसरा वाला पॉइंट क्या है आपका कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं नहीं। देखिए इसको भी हम असत्य लिखेंगे। क्यों, मैं बताऊं आपको। कि देखिए आप 2 बिंदु लगाएंगे, 2 बिंदु से क्या होता है, सिर्फ आपकी 2 बिंदु से होकर आपकी एक रेखा खींचती है, जो आप जितना बड़ी चाहे उतनी खींच सकते हैं। ठीक है, असत्य, क्योंकि 2 बिंदुओं से एक अद्वितीय देखिए अद्वितीय रेखा खींची जा सकती
है। देखिए क्या कहते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर, यानी देखिए यहाँ पर आपने दो बिंदु लगाए तो इनसे रेखा नहीं जाएगी, यही रेखा जाएगी। आप चाहो तो इसको और बड़ी कर सकते हो, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बढ़ा सकते हो, लेकिन और कोई बिंदु है, दो बिंदुओं की सिर्फ रेखा यही जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका दूसरा वाला। अब इसका तीसरा वाला पॉइंट देखिए, तीसरा वाला पॉइंट देखिए, तीसरा वाला पॉइंट क्या है इसका, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यानी एक शांत रेखा यानी कि सादा रेखा है, उसको आप दोनों रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे सत्य। हाँ सत्य, क्योंकि शांत रेखा, देखिए शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा, देखिए ध्यान समझिए इस चीज को, सकती है। देखिए कैसे बढ़ाई जा सकती है, कि एक शांत रेखा होती है, यानी कि एक शांत रेखा, शांत सिंपल सी। ठीक है, अब ये शांत रेखा आप कैसे बढ़ा सकते हो, दोनों में बढ़ा सकते हो, चाहो उसको भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो। तो ये वही चीज़ दिखाई गई है कि दोनों ओर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखें। अब इसी का पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 क्या है इसका, पॉइंट नंबर 4 है, यदि दो वृत्त बराबर हैं उनकी त्रिज्या बराबर होती है। अब देखिए, अब एक चीज़ देख लीजिए, अभी एक सर्कल है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ये दो सर्कल हैं आपके। ठीक है, अब देखिए इनका मध्य पॉइंट ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये त्रिज्या है आपकी यार, और ये त्रिज्या है। जब दोनों आपके सर्कल यानी कि दो वृत्त बराबर होंगे तो इनका एरिया भी बराबर होगा, यानी कि इनका क्षेत्रफल टोटल ये पूरा दोनों का भी बराबर होगा ना। तो जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, दोनों वृत्त बराबर होंगे, तो क्या होगा, दोनों फिर त्रिज्या भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए सत्य देखिए, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। तो हम ये लिखेंगे, क्योंकि वृत्त बराबर हैं उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा और त्रिज्या भी बराबर होंगी। ठीक है, पर अभी आपको पता है सर्कल, दो सर्कल है, एक बराबर दो सर्कल है। अब आप एक एक रुपए के दो कॉइन ले लीजिए। ठीक है, दोनों बराबर रहेंगे, या तो आप नए वाले ले लीजिए, पुराने ले लीजिए, दोनों सेम होनी चाहिए। उसमें क्या आप उसको नापोगे तो लोगे, उसका हर तरीके से वो भाग क्या होगा, आपको बराबर मिलेंगे दोनों। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या भी बराबर हो गई, यानी उसको आधा नापेंगे आप तब भी उसके बराबर। तो इसी तरीके से देखिएगा कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी, तो हाँ। ठीक है, अब इसी का देखिए पॉइंट नंबर 5 देखिए, इसी का है पॉइंट नंबर 5 है कि आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा या नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें चित्र दिए, इसमें 1 2 3। पहले में क्या है आपका, ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई, ये आपके 3 चित्र हैं इसमें। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, आकृति में यदि ए बी बराबर, यानी ए बी बराबर पी क्यू है। ठीक है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो उसमें ज्ञात करवा रहा है कि ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे सत्य, यानी कि हाँ, क्योंकि यूक्लिड के अनुसार, क्योंकि यूक्लिड के अनुसार क्या है, अब एक चीज़ देखिए, यूक्लिड के अनुसार क्या करेंगे हम, देखिए यूक्लिड के अनुसार
यूक्लिड के अनुसार क्या है, देखिए यूक्लिड के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर है, अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर है, देखिए अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर है तो आपस में सभी वस्तुएं बराबर होंगी, ठीक है, बराबर होंगी, ठीक है। तो अगर ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है तो क्या हुआ, तो ये बराबर इसके हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा आपका। देखिए ए बी बराबर क्या है आपका, पी क्यू दिया है, पी क्यू, ए बी बराबर आपका पी क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए पी क्यू बराबर क्या है आपका, एक्स वाई है, एक्स वाई। अब देखिए तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपका एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि ये पी क्यू से पी क्यू कट गया मान लीजिए, तो क्या हो गया आपका एक्स वाई हो गया। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं, मैंने सिंपल सी भाषा में लिखवाया, आपको दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अब मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन नंबर 2 बता देती हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए, क्योंकि इसमें क्या थ्योरी है लिखने के लिए, यूक्लिड की थ्योरी लिखी हुई है IAS में, उन्होंने जो अपग्रेड किए थे, यानी कि एडम्स जो किए थे, एक्सियम्स जो प्रूव किए थे, जो लिखे थे उसमें, तो वो उसी से मिलकर थ्योरी आपकी बनी हुई है, तो उस थ्योरी पर आप ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्न पदों में से देखिए नंबर 2, ठीक है, निम्न पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्योंकि इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं, ठीक है, इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। रेखाखंड की त्रिज्या वर्ग। तो अब देखिए, आप इसमें देखिए, इसमें 4-5 पॉइंट हैं इसमें, यानी कि 5 शब्द दिए गए, उनकी आपको परिभाषा यानी कि डेफिनेशन आपको उसकी करनी है। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिए आप, सबसे पहले नंबर पे क्या आपकी समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाएं को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन। अब देखिए, अब इसका डेफिनेशन बताऊंगा आपको, इसकी डेफिनेशन है उसको ध्यान रखिएगा कि समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखा को समझ लीजिए आप, देखिए 2 सीधी रेखाएं, देखिए समांतर रेखाओं का क्या मतलब, वो जो दो साथ में, यानी कि साथ में आमने सामने 2 रेखाएं खिंची हुई हो, ठीक है, जो आपको ध्यान रखिएगा। 2 सीधी रेखाएं जिनका कोई बिंदु ना हो, ठीक है, जिनका कोई बिंदु ना हो, उसको क्या कहते, ना हो, उसको क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं, ठीक है। अब इसी का सेकंड वाला पॉइंट देखिए, सेकंड वाला पॉइंट है आपका लंब रेखाएं, लंब रेखाएं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये हो गया आपकी परपेंडिकुलर लाइन। अब देखिए ध्यान समझ लीजिएगा, ये वाला एग्जाम में आ सकता है, 1 नंबर में आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, बोलो, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए 2 रेखाओं में से एक रेखा पर दूसरी रेखा से, ध्यान समझिएगा, इसको ध्यान समझिएगा, रेखा से डाला गया लंब, ठीक है, 2 रेखाओं में से एक रेखा पर दूसरी रेखा से डाला गया लंब, ठीक है, लंब होता है,
जो समकोण, या आप ऐसा बोल सकते हैं 90 डिग्री का कोण, ठीक है, बनाता है। ठीक है, अब देख, जैसे कि मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, जैसे कि अगर आपको कोई एक चित्र है उस पर क्या ये लंब डला है, अगर लंब डलेगा तो वो 90 डिग्री का हो ही होगा। ठीक है, तो ये एक रेखा है, इस पर दूसरी रेखा उस पर लंब डालेगी तो वो आपका समकोण बन जाएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा वाला पॉइंट देखिए। तीसरा वाला पॉइंट क्या है आपका? रेखाखंड। तीसरा है आपका रेखाखंड। ठीक है, वो आप ध्यान समझ लीजिएगा इस पॉइंट को भी। ठीक है, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए रेखाखंड। अब रेखाखंड को समझ लीजिए, जैसे कि आपने दूसरे दोनों पॉइंट समझे उसी तरीके से आप रेखाखंड को समझेंगे। ठीक है, वह सीधी रेखा, यानी कि एकदम सीधी लाइन जो है, ठीक है, वह सीधी रेखा जिनके दोनों सिरे बिंदु होते हैं। रेखा का एक सीधी रेखा जिनके दोनों सिरे बिंदु थे, साहब ये लीजिए, ये हो गया और ये हो गया, ये क्या हो गया आपका? रेखाखंड हो गया। ठीक है, तो वो समझिएगा आप। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 देखिए आप, वृत्त की, ये आपके एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब देखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को देखिए। वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड। देखिए, वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड या खींची गई लाइन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, खींची गई रेखा, कुछ भी ऐसा, खींचा गया रेखाखंड क्या कहलाता है आपका? वृत्त की त्रिज्या। क्या कहलाता है? वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। अब ठीक है, अब देखिए इसी का, देखिए 5 नंबर पॉइंट, यानी इसी का लास्ट पॉइंट देखिए आप, क्या है? वर्ग। अब वर्ग को तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि वर्ग क्या होता है हमारा? स्क्वायर, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, आप उसको क्या कह सकते हैं? वर्ग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्ग कह सकते। देखिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और आप इसमें से एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो, चारों भुजाएं या जिसकी सभी भुजाएं, क्योंकि चतुर्भुज में क्या होता है? 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, वो आप ध्यान समझ लीजिएगा। इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, होता है। अब देखिए इसको एक चीज़ देख लीजिए, अब इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ है, तो क्या इसके चारों भाग एक दूसरे के आमने सामने बराबर होंगे। ठीक है, आप अगर यहाँ कोण बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे, और आप यहाँ बनाएंगे, तो ये सारे के के बनेंगे? 90 के बनेंगे आपके। 90 के, तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको क्या करना? अभिग्रहित करना है, अवधारणाएं लिखनी है।
वो आप ध्यान समझिएगा उस क्वेश्चन को भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो सभी लोग तक पहुंच सकें। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 बताएंगे, वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें पहले क्वेश्चन दिया उसके बाद उसका अवधारणा भी करवाई है उसमें। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि नीचे दी हुई 2 अवधारणाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, इसके साथ में क्वेश्चन और है, उसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो पहले इन पॉइंट्स को ध्यान समझ लीजिएगा। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिएगा। पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ देखिएगा कि ए और बी के स्थिति में जो ए और बी के बीच में स्थित होता है वो क्या होता है, आपका बिंदु सी होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ठीक है, तो वो देखिएगा। देखिए जैसे कि हमने एक रेखा बना दी, बन गई आपकी रेखा। देखिए ए और बी है, उसमें क्या करा, बीच में इसको डालेंगे हम, सी को डाल दिया हमने, ये इस तरीके का चित्र बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिए। अब हम क्या करेंगे, माना ए बी एक रेखाखंड है। देखिए जो हमने लाइन किया है हम उसी के प्रकार उसी से आगे बढ़ेंगे कि माना ए बी एक रेखाखंड है, ए और बी के बीच असंख्य बिंदु है, यानी इसके बीच में बहुत सारे बिंदु हैं। आप यहाँ बहुत सारे बिंदु लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए ए और बी के मध्य बहुत बिंदु हैं। शुद्ध भाषा में सीधा लिखवा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए थे। मैंने सादा सिंपल भाषा में आपको लिखवा दिया ताकि आपको उसमें दिक्कत भी ना हो। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि ए सी और बी ये दिया हुआ है कि इनमें से किसी भी बिंदु को चुनकर वह क्या कर सकते हैं आप, ए और बी के बीच स्थित होगा। ठीक है, हमने क्या है, ए और बी के बीच में कोई बिंदु चुना, उसको क्या किया हमने, उसको सी बना दिया। देखिए ए और बी के बीच कोई बिंदु चुने उसे सी कह सकते हैं। ठीक है, तो ए बी के बीच में हमने सी यहाँ चुन लिया तो ये सी हो गया। अभी हम यहाँ चुन लेते तो ये हो जाता, यहाँ चुन लेते ये हो जाता। कहीं भी आप चुन सकते हैं तो वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा, और उसमें यही चीज़ दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो पहला वाला आपका पॉइंट खत्म हो गया। अब इसका दूसरा वाला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी ध्यान समझिएगा। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, यानी कि 3 बिंदु दिए हैं लेकिन वो एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो अब उसका देखिए हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, यहाँ कम से कम ऐसे बिंदु विद्यमान है जो कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का आंसर देखिए, यदि केवल 2 बिंदु, देखिए यदि केवल 2 बिंदु हैं, यानी कि यदि केवल 2 बिंदु हो तो हम क्या करेंगे। देखिए यदि केवल 2 बिंदु हो तो हमेशा एक रेखा बनती है। ठीक है, बिंदु हो तो हमेशा एक, आप रेखाखंड बोल सकते हैं, रेखा भी बोल सकते हैं, आप जो भी कर सकते हैं। तो हमेशा रेखा से जोड़ सकते हैं। ठीक है, रेखा से जोड़ सकते हैं, लेकिन इसलिए कम से कम 3 बिंदु, देखिए इसलिए क्वेश्चन वाला देखिए, इसलिए कम से कम
तीन बिंदु जो संरेख ना हो। संरेख का क्या मतलब होता है? संरेख का मतलब होता है जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो, यानी एक रेखा है, जैसे कि आपकी देखिए एक रेखा हो गई, ठीक है, तो आप इस दो बिंदुओं से तो दो बिंदु को जोड़ेंगे, ठीक है। अगर तीसरा बिंदु इससे अलग आ रहा है, यहाँ पर आ गया, तो वो तो अलग ही हो गया ना, तो इसलिए क्या इसलिए दे रहा है वो जो संरेख ना हो, ठीक है। तो वो देखिएगा जो संरेख ना हो। अब इसकी मैं आपको अवधारणा बताऊंगी, जो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है उसकी अवधारणा बताऊंगी आपको। अवधारणा को ध्यान से समझिएगा, ये अवधारणा भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, इसी की है अवधारणा, ठीक है, अवधारणा। अब देखिए अवधारणा के लिए इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या में अवधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या दे रहा है कि इससे हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो हमको इसमें स्पष्ट करके दिखा देना है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट है, फर्स्ट में ए और बी, फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दे रहा है ए और बी। ए और बी के बीच में क्या है? ए और बी के बीच में पूर्ण, ए और बी पूर्ण परिभाषित नहीं है, पूर्ण परिभाषित नहीं है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, और देखिए उसके बाद क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये धारणा अविरोधी हैं? तो देखिए हाँ, ये अवधारणाएं अविरोधी हैं, ठीक है। अविरोधी, क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती है? देखिए ये बोल रहा है, देखिए लेकिन ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं। देखिए ये आपका इसकी अवधारणा हो गई, इसी क्वेश्चन की अवधारणा है, तो वो आपको ध्यान समझ लेनी है। वही चीज़ दिखा रहा है कि फर्स्ट में ए और बी पूर्ण परिभाषित नहीं है, हाँ ये अवधारणाएं अविरोधी हैं, लेकिन ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पर क्या ये अवधारणा यहाँ पर ही खत्म हो जाती हैं। अब आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, उसमें एक चित्र दिया गया है, हमको चित्र के द्वारा कुछ क्या करना, प्रूफ करना है हमको। देखिए इसको ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है। देखिए दो बिंदु एक ए और आपका बी, ठीक है, ऐसा स्थित है, सी स्थित है, बीच में क्या स्थित है आपका, सी स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी है, दिया है इस गिवन लिखते हैं ना वो, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। तो देखिए क्या करना है, ए सी बराबर 1/2 ए बी, हमको ये क्या करना है, ये इसको करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, यानी कि हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। अब ये तो क्वेश्चन का दिया हुआ है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे, प्रश्न में दिया हुआ है ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी बराबर बी सी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ए सी बराबर बी सी हो गया। तो ये क्या है, इसको आप ध्यान समझ लीजिएगा, ये तो आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो अब हम क्या करेंगे,
ए सी है हमारा, ए सी है, ठीक है। तो बराबरों को बराबरों में जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए बराबरों को बराबर से जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे, बराबरों को बराबर से ही जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो पूर्ण संयोग हो जाएगा, पूर्ण जोड़ हो जाएगा, पूर्ण बराबर होगा, ठीक है। ये देखिए अब हम क्या करें, हम इसमें क्या जोड़ेंगे, हमको ए सी बराबर बी सी है, तो इसमें क्या चाहिए, ए सी बराबर 1/2 ए बी चाहिए। तो अब हम इसमें क्या जोड़ लेंगे, तो वो और देख लीजिए, हम दोनों तरफ को क्या जोड़ें, ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ए सी इधर भी जोड़ेंगे और ए सी को उधर भी जोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ए सी बराबर बी सी दिया है तो हम इसको जोड़ेंगे क्योंकि हमको उसका आधा निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, देखिए, ठीक है। ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी, वो आपको देखना। अब देखिए ये क्या हो गया, 2AC हो गया। अब देखिए बी सी प्लस ए सी दे रहा है, क्या दे रहा है, बी सी प्लस ए सी दे रहा है, ठीक है। तो बी सी क्या है, बी सी बराबर क्या है आपका ए सी, और क्या कहते हैं ए सी बराबर हो जाए बी सी, तो ये दोनों क्या है आपके आप आमने सामने रह रहे हैं। मगर देखिए बी सी प्लस ए सी तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए बी, यानी कि ए सी और सी बी को अगर इन दोनों को सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब हमको क्या देना, हमको ए सी का मान निकालना, 1/2 में निकालना। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए सी का मान निकालना, तो हम ए सी करेंगे, ए सी। अब ये गुणा में है संख्या, इधर जाएगी तो भागे में हो जाएगी, तो 1/2 ए बी हो जाएगा, ठीक है। यानी ए सी, देखिए ए सी हो जाएगा ए बी का आधा भाग, ठीक है। ए सी हो जाएगा ए बी का आधा भाग, ठीक है। अब देखिए ये आपका यहाँ पर क्या होगा, प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब हम आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, ये इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा आपका, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये आ जाते 1-2 नंबर में आ जाते बच्चे, इसी को भी मिस्टेक करके आते हैं। आपको मिस्टेक नहीं करनी है, सवाल को ध्यान समझिएगा, क्योंकि क्या है इस तरीके के सवालों में क्या कुछ तो जो क्वेश्चन से दिया होता है, कुछ तो हमको क्वेश्चन से लिख देना होता है, और कुछ इसको प्रूव करके क्या जोड़ना है क्या घटाना वो हमको थोड़ा सा उसमें वो ऐड कर देना होता है, बस। ये 2-3 चीज़ आपको करनी होती है, उससे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए कि प्रश्न 4 में, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया वही इस बार बता रहा है। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है, सी रेखाखंड है ए बी का मध्य बिंदु, सेम चित्र वही था, ए बी साइड में बीच में सी, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। तो अब हम देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम किस तरीके से करेंगे कि सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु, तो अब देख क्या करेंगे हम, देख इसमें क्या दे रहा है आपका, हाँ पहले हम लेट करेंगे इसको, माना उसमें क्या दे रहा है, सी और डी एक रेखाखंड, ठीक है। सी और डी एक रेखाखंड, ए बी के 2 मध्य बिंदु हैं, ए बी के 2 मध्य बिंदु हैं। अब देखिए पिक्चर आपको बता दो इसका किस तरीके से, देखिए ए बी और ए है, ये सी और डी 2 बिंदु दे रहा है, सी डी, ठीक है। ये वाला इसका चित्र इस तरीके से सेम वही है, बस ये वहाँ पर 1 दिया था, यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या दे रहा है कि प्रश्न 4 के अनुसार, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन 4 था उसके अनुसार हम इसको आगे देखिए आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए उसमें क्या दिया था, ए सी बराबर 1/2 ए बी, ठीक है। यानी कि ए सी क्या है, ए बी का आधा था, ठीक है। अब और देखिए ए सी हो गया, सॉरी ए डी को भी हम क्या मानेंगे, 1/2 ए बी, देखिए 1/2 ए बी हमने मान लिया।
अब देखिए दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पर दोनों लिख लिए, सेम है, ये वाला सेम रहेगा, बस यहाँ पर आपकी संख्याएं चेंज हो जाएंगी, हो गई। अब देखिए आप पूरा इससे ये कट गया तो क्या हो गया, ए सी बराबर ए डी हो गया। क्या हो गया, ए सी बराबर ए डी हो गया। देखिए ए सी बराबर ए डी हो गया, हो गया। अब देखिए इसमें क्या दे रहा है, ये तभी संभव हो सकता है, हम इसको कब क्या, जिसको क्या करेंगे हम, ये है तभी संभव हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है, सी और डी, सी और डी संपाती हो, संपाती हो, ठीक है, संपाती हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा आपका, सी एक अद्वितीय मध्य बिंदु, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका ये हो गया, एक ये सी और डी मैंने बनाया आपको, देखिए जैसे कि आपने सी बिल्कुल बीच में कर लिया, आप चाहो तो डी को इस तरीके से भी कर सकते हो और चाहे वैसे भी रख सकते हो। तो उसमें ये चीज़ दिखा रहा है, सी एक अद्वितीय मध्य बिंदु, यानी सी एक ऐसा बिंदु जिससे आप कितनी भी सारी आप रेखाएं खींच सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है कि कोई चीज़, अगर कोई भी चीज़, वस्तु कोई एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है कोई चीज़, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। कोई चीज़ अगर बराबर दी है तो वो एक दूसरे के बराबर ऑटोमेटिक ही आपकी हो जाएगी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपका एक चित्र दिया हुआ है, देखिए आपका एक चित्र दिया हुआ है इस तरीके से, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, देन पॉइंट डी, इस तरीके से एक आकृति बनाकर दी हुई है उसने। अब क्या दे रहा है, देखो इसमें सब क्वेश्चन में दिया है ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, तो ये क्या आपका गिवन, यानी कि आपका दिया हुआ है, और उसे प्रूफ क्या करवा रहा है, ए बी बराबर सी डी, प्रूव्ड करवा रहा है, प्रूव हाँ सिद्ध करना से प्रूफ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, हमको ये हमको दिया, हमको ये वाला सिद्ध करना है। तो अब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे ए सी बराबर बी डी, जो आपका है गिवन, यानी कि आपका दिया है, आप हिंदी में दिया है लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बराबर की जो संख्या है उसमें से, बराबर की जो संख्या है उसको पूर्ण को घटाएंगे। क्या करेंगे, देखिए बराबर से बराबर संख्या को घटाएं तब भी पूर्ण बराबर हो सकते हैं। बराबर से बराबर को घटाएंगे तब भी पूर्ण आपके बराबर हो सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए सी माइनस बी सी, क्या करेंगे, ए सी माइनस बी सी, यानी ए सी माइनस बी सी, ठीक है। अब इसी तरीके से उधर चले जाएंगे, हम बराबर लगा के इधर आ जाएंगे, तो क्या रहेगा, बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। देखिए ए सी, हाँ ए सी माइनस बी सी और डी बी माइनस डी सी, देखिए ठीक है। अब देखिए बी डी माइनस बी सी है, तो इस तरीके से आपका हो गया। अब हमको क्या करेंगे, अब हम कैसे करेंगे, देखिए ए सी बराबर बी डी है, ये तो सीधा सीधा होगा, आप बी सी से आप बी सी काट दो, क्योंकि बराबर के और दोनों माइनस के, तो इसको काट देंगे। तो देखिए क्या कर देंगे हम, इस तरीके से हमने इसको काट दिया, तो क्या निकला हमारा, ए सी बराबर बी डी, जो हमारा गिवन भी था, दिया भी था। अब आप देखिए ए सी, ये बी डी इसके बराबर हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी आप सोच लीजिए। अगर आपके ये दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए बी बराबर सी डी के,
क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर सी डी। देखिए ए बी बराबर सी डी प्रूव्ड। हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ए सी बराबर बी डी दे रहा है ना, यानी ए सी बराबर दे रहा है आपका बी डी, तो फिर डायरेक्ट नहीं होगा ना, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा आपका। तो ए बी बराबर सी डी, तो ये आपका इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं इसको काटने के बाद आप, क्योंकि ये भी बराबर इसके हो ही जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है जो आपका वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें क्वेश्चन 5 के तो थ्रू, जो क्वेश्चन 5 अभी हमने कराया था उसी की तो अवधारणा है इसमें, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन 7 देखिए आप, क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 क्या दे रहा है आपका, यूक्लिड के अभिकृतों की सूची में दिया हुआ अभिकृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको अभिग्रहित 5, अभिग्रहित 5, क्योंकि इसमें क्या दे रहा है कि अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया है, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं इसको पूर्ण अपने, देखिए जो हमारी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण का मतलब आप समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या, जो पूरी कटी हुई होती है, तो 0 0 से लेके 1 2 3 4 ये सारी आपकी हमारी क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब देखिए उसमें कह रहा है, जो 5वीं अवधारणा हमारी जो दे रहा है उसमें वो कह रहा है सर्वव्यापी सत्य क्यों नहीं है, क्यों माना नहीं जाता, तो वो हमको बताना है, ठीक है। ये होगा पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब देखिए यह एक सार्वभौमिक, ठीक है, देखिए एक सार्वभौमिक सत्य है, उसे कहना सत्य क्यों माना जाता है, तो हम एक सत्य है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि इस भाग जो इस भाग का पूरा जो भाग होता है, देखिए क्योंकि इस भाग जो पूरे भाग, देखिए क्योंकि इस भाग जो पूरे भाग का अंश है, पूरे भाग का अंश का मतलब आप समझते हो, थोड़ा सा भाग अंश माने थोड़ा सा टुकड़ा अंश है, क्योंकि इस भाग जो, देखिए यहाँ पर इस भाग जो पूरे भाग का अंश है, यानी जो पूरा जो भाग दिया है उसका छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा है। अब देखिए हम क्या करें, परिमाण में पूरे से अधिक तभी नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए जिसका परिमाण जो निकलता है, यानी कि पूरा जो मान निकलता है, माप निकल आता पूरा उसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परिमाण में पूरे से अधिक नहीं हो सकता है। देखिए अभिग्रहित 5 पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब यहाँ क्या दे रहा है, इसका एक पॉइंट दे रहा है कि सत्य क्यों माना जाता है, वो इसमें दे रहा था कि सत्य क्यों माना जाता था। अब देखिए यह एक सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि इस भाग जो पूरे भाग का अंश है, परिमाण में पूरे से अधिक नहीं हो सकता, पूरे से अधिक नहीं हो सकता, या पूरे से अधिक कभी नहीं हो सकता। तो ये आपकी क्या, इसकी यूक्लिड की अभिकृति जो थी, सूची दी थी, उसकी एक सर्वव्यापी हमको जो मानना था, वो सर्वव्यापी इसका ज्ञान तरीका है, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए, आपके पूरा एक्सरसाइज आपका हो गया पूरा, मैंने एक्सरसाइज आपको 5.1 करा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक आपको मिल जाएंगी, तो आपको कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। सारी एक्सरसाइजों की लिंक्स मैंने लिंक्स में दी हुई हैं। धन्यवाद।